आप देना चाहें? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम वीर सिंह बौद्ध है और मेरी उम्र 65 इयर्स है और मैं सिर्फ बात करूंगा सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, जो दोनों ही खतरे में नजर आ रही हैं। आपका क्वेश्चन? जी जी बताएं। आप किस बात से ऐसा लग रहा है आपको कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है? बेवजह लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल भीमा कोरेगांव के 17 आदमी जेल में थे। फादर स्टेन स्वामी थे, उनकी तो डेथ भी हो चुकी है। किसी किसी बात पे इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आरएसएस की सरकार है, जिसको चाहे उसी में जेल में डाल देते हैं। लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हालत बहुत ख़राब है, ऐसी 75 साल में जो कभी नहीं हुई। तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कीजिए। डेमोक्रेसी माने आप कैसे डेमोक्रेसी करें? डेमोक्रेसी है कि सभी आदमी अपना काम बिना किसी भय के कर सके, बिना भय के अपनी बात कह सके। आज हर आदमी डरा हुआ है, कब ईडी किसके पीछे लग जाए, कब सीबीआई पीछे लग जाए, किसी को उठाकर जेल में डाल देते हैं। सब कुछ उनके पास है। नहीं, जैसे संविधान में डेमोक्रेसी का क्या अर्थ दे रखा है? ये वाला तो नहीं दिया हो जो आप उसमें कह रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकार है ना, 1 से लेकर 32 तक जो मौलिक अधिकार है। डेमोक्रेसी का मतलब मुख्यतः जो मेन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो फिर आज़ादी कि सब आदमी आज़ाद रहें, अपनी बात कह सकें, बिना किसी डर के अपना काम कर सकें, सबको रोजगार मिले, सबको। ये तो आप वो बता रहे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये सारे काम करने के लिए जिनको हम वहाँ भेजे, उनके जो मुखिया हैं, माने बोले तो नेता लोग, उन्हें जनता चुन के भेजे। इस बात से डेमोक्रेसी का मतलब है। माने डेमोक्रेसी की जो शुरुआत है वो इस बात से होती है कि भाई आपके जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप चुन के भेजें, ना कि वो किसी और आधार पे वहां जाके बैठ जाए, है ना। जैसे पहले राजा जो है वो जन्म के आधार पे जाके बैठ जाता था, वो तो राजा का बेटा राजा होता था। वो तो बाबा साहब ने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया ना, उन्होंने कहा था ना कि मैंने वोट का अधिकार दे दिया है, तो वही कह रहा हूं। तो अब जो ना वोट से राजा बनेगा। यस। तो अब संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं उनमें से जिनको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगी उसको जीता हुआ माना जाएगा। संविधान में है। तो अब क्या इस नियम को तोड़कर कोई आदमी नेता बन रहा है क्या? मतलब बिना वोट के पाए और मंत्री बन के या एमएलए एमपी बन के चला जा रहा है, ऐसे हो रहा है क्या? इसमें थोड़ा सा डाउट है। जी बताइए। ईवीएम पर डाउट है, वो फुल एंड फाइनल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, लेकिन उसको जो ना अखबारों ने, न्यूज़ चैनल ने उसको दबा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी 100% मशीन को नहीं कहा जाता है। हम जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, मैंने एटीएम डाला, अपना पिन डाला, पैसे आ गए, तो बैलेंस शीट भी आती है ना मेरे पास। तो इसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं, पता ही नहीं लगता वोट हमने डाला है, वहाँ गया किसको है। अभी तो वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अभी तो आई वाश है। दिस इज ओनली आई वाश। नहीं मतलब चिट तो आती है। अब वो चिट की गिनती क्यों नहीं की अब तक? हाँ, किसी ने की? ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। मैंने चिट तो आती है अब। हाँ, और 5% गिनती भी होती है, लेकिन 5% भी नहीं करते सर। अच्छा, मुद्दा तो वही है ना। उसमें जो ईवीएम का जो मैटर चला था सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वीवीपैट लगा। अच्छा ठीक है। वीवीपैट में ये प्रावधान था कि वो जो पर्ची आएगी, वहाँ एक बॉक्स रखा जाएगा, वो पर्ची उस बॉक्स में डाली जाएगी, उस पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। ओके ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि संविधान में जो अमेंडमेंट करने का अधिकार संविधान देता है वो किन को देता है? क्या आम आदमी को देता है या कि चुनी हुई पार्लियामेंट को देता है? चुनी हुई पार्लियामेंट को देता है। तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान है सर। जी। तो फिर जिनको जैसे ये नियम अगर बदलना है कि भाई अब जो इलेक्शन है वो ये इलेक्ट्रॉनिक ना होके और कोई और दूसरे तरीके से हो, तो इसके लिए हम चुन के वहाँ पे क्यों ना जाएं सर, और इस बात को बदलें सर। अगर इसमें ये बड़े बुद्धिजीवियों के ऊपर लेवल की बात है, इस पर तो मैं ज्यादा नहीं प्रकाश डाल पाऊंगा। नहीं, लेकिन लोकतंत्र तो वही होगा ना, बट हम जनता के द्वारा चुन के जाएं और उस बात को चेंज करें जिस बात को हमें लगता है। सरकार क्या है? सरकार क्या है? व्हाट इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल,
ऑफ द हाँ, पीपल यही बाय द लिखा हुआ है। पीपल। Yes, yes. बट 2014 के बाद इसकी परिभाषा ही बदल दी है हमारे प्रधान सेवक ने। गवर्नमेंट इज फॉर सम पीपल बाय सम पीपल नहीं, और ऑफ सम पीपल। ऐसा करके संविधान में लिखा हुआ नहीं लिख दिया है क्या? लिखा नहीं है, बट ये इसको अंदर खाते पर्दे के नहीं, पीछे वो वही कर रहे अंदर हैं। खाते तो अलग बात है ना। देखो, अंदर खाते जो हो रहा है हाँ। उसका तो अगर हमारे पास सबूत होगा तो हम लोग फिर अदालत वगैरह में जा सकते हैं ना। सबूत तो देखो, वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा, देखो सर, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। हाँ प्लीज हम बताएंगे आपको। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारा, जी जी। तो आरएसएस ने उसी दिन बाबा साहब के पुतले फूंके थे, पुतले जलाए। आरएसएस की सिंबॉलिक जो ना प्रतियों में आरएसएस ने संविधान की प्रतियों में आग लगाई। उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम ये संविधान हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति है। यस यस, ये तो उनका ओपिनियन रहा। ये उनका ओपिनियन है। और उसी की सरकार आ गई। अब नहीं, सरकार तो आ गई, लेकिन अभी तो कोई क्लियर कट ऐसा सामने आ नहीं रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम मनुस्मृति वाला संविधान लेके आएंगे और उसको हटाएंगे। ऐसे तो कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री या जो मेन मंत्री है उनकी तरफ से है। ऐसे तो सबसे ज्यादा बाबा साहब की फोटो पर माला भी डालते हैं। हाँ, वही तो फोटो बता पे रहा हूँ। माला, विचारों पे ताला, ये तो एजेंडा है उनका। नहीं, देखो, वो तो सभी के विचार अपने अलग होते हैं। जैसे बाबा साहब के अपने विचार थे उसी समय, और भी 200 400 600 नेता रहे होंगे, उनके सबके अपने अपने विचार रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक के विचार दूसरे से मैच खाए, और किसी के कोई विचार होने से कुछ हो नहीं जाता जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो, है ना। और इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब जनता की चुनी हुई सरकार वहां जाके कोई नियम बनाएगी या हटाएगी। इम्प्लीमेंट तो तभी पॉसिबल है ना, उसके पहले तो पॉसिबल सर, आज जो प्रेम्बल पढ़ लें थोड़ा सा संविधान जी का। जी बिल्कुल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, गणतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु हाँ। तथा उसके समस्त नागरिकों को जी। उनकी जो है ना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, बंधुता, जस्टिस, इक्वलिटी सबको मिले। क्या इस दिशा में हम 75 साल में कितना आगे बढ़े हैं? हाँ, क्या गैर बराबरी, सामाजिक, तो फिर इसका कारण सामाजिक और आर्थिक, तो फिर इसका कारण हम देखें ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोकतांत्रिक तरीका है, या जो हमारा संविधान है, या जो संविधान पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं पे ऐसी कोई गड़बड़ है बड़ी कि जो उस तरफ हम जा नहीं पा रहे हैं। तो अब वो गड़बड़ क्या है, वो उस तरफ आपने कभी कोई ध्यान दिया? सर, नीयत साफ होना किसकी? सरकारों की, चाहे पिछली सरकारें नहीं हो, चाहे वर्तमान की है। एक सेकंड, आप ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकारों की नीयत में खराबी है, इस वजह से सर 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 वैसा है। एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ, रोको मत जाने दो। ये कोमा है आपके हाथ में। हाँ, रोको, मैं समझता हूँ। वहां लगा दिया कोमा आपने, जी जी, भावार्थ बदल गया। हाँ, शब्द तो कोई नहीं बदला। हाँ। रोको मत क्या कोमा लगा दिया, सेंटेंस तो बदल दिया ना। बदल गया ना सेंटेंस। सेंटेंस ही बदला आपने, तब उसका भावार्थ बदला है। नहीं सर, अक्षर नहीं बदला मैंने कोई। सर कोमा लगा करके सर, तो ये सरकार कोमा तो देती है। सर, कोमा तो आपने लगाया ना। देखो, भाषा का ये नियम है कि आप कहाँ कोमा कहाँ विराम लगाते हैं, उसके हिसाब से अर्थ बनते हैं। सर, हीरा चोरी के लोग जेलों में पड़े हैं 20-20 साल से, हीरा चोरी करके जो हम विदेशों में जा रहे हैं। हम इसके कारण में जानना चाह रहे हैं ना आपसे कि आप इसका क्या कारण, क्योंकि कारण का ही निवारण हो सकता है। तो सर खैर इतनी तो हमारे पास भी बुद्धि नहीं है ना, इतनी एजुकेशन है। ऐसा बाकी है कि मैं कोशिश तो करें, 28 आदमियों की मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ जो देश छोड़कर चले गए हैं। नहीं, वो तो मुझे भी पता है, बाकी सबको पता है, वो तो रोज पता है ना, वो तो रोज समाचार पत्रों में आते रहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण तो वो बताएंगे ना जो सबसे ऊंची सीट पे बैठे हैं हमारे प्रधान से। आप क्या देख पा रहे हैं, आप बताइए ना। वो जब उनसे पूछेंगे, जब वो बताएंगे। वो उनकी नीयत ठीक नहीं है। इस देश को आरएसएस ने गुलाम कर दिया है। आपका लोकतंत्र और जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, आपके मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं। जी जी जी। अब नाम मात्र का लोकतंत्र बचा है वर्ल्ड का। अब मैं उसी पर क्वेश्चन पूछता हूँ कि उनकी नीयत खराब है। अब इसका क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि भाई उनकी नीयत क्यों खराब हो रही है? अब ये तो वो बताएंगे या जनता पूछेगी 24 में। नहीं, देखो, वो तो कह नहीं रहे कि उनकी नीयत खराब है। ये तो आप कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं तो कारण भी आप ही बताएंगे ना। भाई, हम बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, चारों तरफ देश में हाहाकार है। खुद कहते हैं वो है, लेकिन नहीं सर, प्लीज मैं 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। क्या हमारी बदनामी नहीं हो रही? सर, ये आपने बदनामी नहीं हो रही? ये आपने बता तो दिया कि उनकी नीयत खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है।
ये तो बता दिया ना आपने। किसान की आय दुगनी कर देंगे हम। हाँ, नहीं 22 हुई, में हाँ, नहीं हुई ना, हाँ। हम 22 में सब तो घर दे देंगे, घर में नल नहीं होगा, दिए। जल होगा, बल्ब होगा। कुछ भी नहीं है उसमें से। हुआ कुछ? हाँ, कुछ नहीं है। जुमलेबाजी और प्रैक्टिकल में देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। यस यस। अब इसका कारण आपने बताया कि उनकी नीयत नहीं है ये सब करने ठीक की। है। ये तो बताया हाँ। आपने। अब इनकी नीयत क्यों खराब है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि अगर उसका कारण हाँ, मिल हाँ, जाए चलो मैं बता तो देता नीयत ठीक कर लेना मैं उनकी, बता देता वो हूँ, फिर मैं बता मामला ठीक देता हो हूँ, मैं जाए। बता देता हूँ। जी आरएसएस के दूसरे या तीसरे संघ चालक थे, जी। गुरु गोलवलकर। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था बंच ऑफ थॉट। ठीक है। बंच ऑफ थॉट, अब उसका हिंदी जो भी वो भी आ गया, उसका नाम रखा विचार नवनीत। ओके। उसमें क्लियर कट ये लिखा है कि पूरे देश का जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा 5% लोगों के हाथ में हो और 95% को 2 समय का खाना दो और उनसे काम लो। दिस इज द उनका बेसिक स्ट्रक्चर है आरएसएस का। ओके, तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? ऐसी सोच उनकी क्यों है कि भाई 5% लोगों के पास सारे संसाधन हो और बाकी को हाँ, ऐसे ही है। नौकर चाकर बना के रखो? तो उसी सोच से तो सारी सरकार निकली हुई है। वही किताब पढ़ी है उन सब ने। हाँ, इसके आगे संविधान को तो ये शपथ लेते हैं ठीक और बात। उसको रख देते हैं बंद करके। ठीक बात है वो, लेकिन उस किताब को रोज पढ़ते हैं। हाँ, वो पढ़ते हैं उस किताब को, लेकिन वो उनको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ऐसा करना ठीक है? वो अत्याचारी लोग हैं, अत्याचार कर रहे हैं वो। उनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, तो वही राजतंत्र पर चलाना चाह रहे हैं देश को। इससे उनको क्या फायदा होगा? मान लो कि राजतंत्र आ गया तो क्या फायदा वो होगा? तो तैयारी हो तो रही है। सारे वो देश छोड़ छोड़ के जाते रहे सारे उद्योगपति। ये अपना बाहर सेटलमेंट मत तो गरीब आदमी का है ना यहाँ का। नहीं, वो नहीं करा मैं। वो तो जो बाहर जा रहे हैं वो तो बाहर चले गए। अब यहाँ कुछ भी होता लूट कर तो ले गए ना देश को। नहीं, वो तो ले गए। और अभी अब उसका कहेंगे, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार, उसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार, उसके लिए राजीव गांधी जिम्मेदार, उसके लिए नेहरू का दादा जिम्मेदार हो। देखो वो तो सेम बात आप भी कर रहे हैं ना। आप भी कह रहे हैं कि अब जो हो रहा है उसके लिए ये जिम्मेदार, जैसे उनको लग रहा है कि जो हुआ उसके लिए वो अरे तू 8 साल का तो हिसाब के लिए तो तुम जिम्मेदार हो। उन्होंने मान लो उनको खूब लोन दिए, फोन कर करके। तो हम इसका कारण जानना चाह रहे हैं। खूब पैसे लुटवाए कांग्रेस ने। अरे भाग्य तो आपकी सरकार में है, आप तो मजबूत चौकीदार हैं। सही बात है। तो अब इसका कारण तो जाने कि ना जाने। ये तो फिर वो बताया या जनता देखेगी ना, जनता का खुद देखे ना हम क्या सुन रहे हैं। आप जनता नहीं है क्या? जनता उसी के का हिस्सा हम भी तो जनता से पूछ रहे हैं। हम अपने विचार हम व्यक्त कर रहे हैं। आर्टिकल 19 कह रहा है ये। अब सर उतना अर्थशास्त्री तो थोड़ा जोर लगाइए ना थोड़ा। क्या मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। तो आपको लग रहा है कि इसका कारण अर्थशास्त्र में होगा? हाँ, वहाँ ढूंढो फिर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि इसका कारण अर्थशास्त्र में होगा? क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं नहीं, तो आप इसकी खोज में नहीं जाते। हाँ, मैं ना पढ़ा, मैंने ना इतना मैं जानता। तो मतलब अर्थशास्त्र के अलावा और तो कहीं कारण आपको इसका दिख नहीं रहा ना, जहाँ भी आप देख सकते हैं? और तो बता देना, जुर्म जब बनता है जब आदमी की नीयत हो। मैंने आपको एम करके एक सेकंड, नियत फिर देखना पड़ेगा ना कि नीयत किस कारण से खराब है। एक सेकंड, मैंने आपको मारने के लिए चैलेंज करके गोली चलाई। मेरी नीयत है कि मैं आपको शूट करूंगा, तो जुर्म ये है। ठीक है। एक मेरी कोई नीयत नहीं आपकी। नहीं, वो तो गलती से मिसफायर हो गया, तो एक अलग चीज रहती है, उसकी कोई बात नहीं। उस पर कोई ऑफेंस नहीं है। सारा का सारा ऑफेंस नीयत पे बनता है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आपकी अपने जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी नीयत खराब हुई कोई भी चीज पे, किसी भी बात पर, बचपन से लेके? और ये तो मानव प्रकृति है, नीयत तो खराब हो ही जाती है कहीं ना कहीं। कौन है प्योर? 100% कोई ठीक नहीं है। नहीं, ऐसे ठीक की बात नहीं कर रहे, मतलब तो उसके एक्चुअली उसके कारण में हम लोग जाने की सोच रहे हैं। चलो, ये आपका रिसर्च जो इस पर कर रहे हो अच्छी बात है। आप रिसर्च करें उस पर। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि जब कभी आपकी भी नीयत खराब हुई होगी तो उसके पीछे क्या कारण आपको दिखा होगा, या अभी देखने की कोशिश करो किस कारण से उस समय आपकी नीयत खराब हुई थी। वो लालच है, वो लालच होता है बस। लालच किस बात का? कि मैं जल्दी धनी बन जाऊं, ये चीज मेरे पास नहीं है, मैं वहां से चोरी करके अपने पास ले लूं, इसका मैं उपयोग कर लूं। तो ये जल्दी धनी बनने की बात हुई। हाँ, ये अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। वही। यस 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 यस। तो इसका मतलब है कि असली चक्कर अर्थशास्त्र में ही आ रहा है। तो सर मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ ना, फिर वो ही लेता हूँ वहाँ पर। नहीं, देखो आप ही लेके आ रहे हैं ना। आप ही ने कहा ना कि भाई पैसे का लालच ना। तो मेरे को उलझाओ ना। मैं इतना सिंपल आदमी हूँ, मैं कोई ना नेता हूँ ना मैं कोई पार्टी चलाता हूँ। उलझाने से थोड़ी ये, अगर थोड़ी देर के लिए उलझ भी जाएंगे लेकिन बाद में सुलझ गए तो अच्छी बात है ना। तो उलझने में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बात ये है कि बाद में सुलझ ना हो जाए बस।
और अभी उलझ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, उसमें क्या है। तो थोड़ा उलझना तो चलता रहता है चर्चा में। तो अर्थशास्त्र में आप पहुंचे हैं, आपकी किसी भी ऐसे आदमी से कोई बात हुई जो कोई भी छोटे बड़े अर्थशास्त्री कुछ हो, या आपने कभी कोशिश की कि जैसे आपको लग रहा है कि अर्थशास्त्र का मुद्दा है तो किन्हीं अर्थशास्त्री से बात की जाए कि भाई क्या तोड़ है क्या? संविधान ईमानदारी से लागू कर दे। कांग्रेस की दुर्दशा भी इसलिए हुई, उन्होंने संविधान के मुताबिक काम तो किए लेकिन वो पूरे लागू नहीं किए। संविधान में कारण वही भी जो ना, कारण तो अर्थशास्त्री आ गया ना फिर, क्योंकि बजट नहीं होता तो वो देखते हैं। नहीं बजट सब कुछ यहाँ बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमेरिका का बजट, एक सेकंड, यहाँ इतनी बेईमानी है, आपके पास 100 रोटी है और 100 आदमी बैठे हैं आपके सामने, आप ईमानदार हैं तो एक एक रोटी बांट दोगे सबको, तो ये तो एक रोटी कम पड़ गई। एक सेकंड सर, पूरे इंडिया का बता रहा हूँ अर्थशास्त्र। हमारे पास 100 रोटी है और 100 आदमी हैं, आपने बांट ली है। आप अगर ईमानदार हैं तो आपने एक एक रोटी दे दी सब। नहीं तो लेकिन मैं तो अपना पेट पहले भरूंगा ना 4 रोटी से, लेकिन वहाँ 10 और 4 दोस्तों का भी भरूंगा, तो फिर उनको कैसे बांटूंगा? वो बात तो वही हो रही ना, उसमें सामने 100 लोगों में 10 आपके मित्र हैं। हाँ वही तो, और वो आपने उनके बुला लिए, आओ या हाँ ये तुम 10 रोटी ले जाओ, वो यहाँ बैठा लिए, बाकी जो बची वो छोड़ दिया, वो लड़ा के ले लो। 10 मित्रों को आपने दे दी 90, ले भाई तुम लेकर जल्दी से भोग। और वहाँ लोग रहेंगे 90, रोटी रहेगी 10, आप उनको दोगे एक एक टुकड़ा। ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का खेल है। तो इसका मतलब बजट कम हुआ ना, क्योंकि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, बजट इसमें अच्छा चलो बराबर है ना। अच्छा चलो, 100 आदमी थे 100 रोटी थी। नहीं एक आदमी को एक ही रोटी चाहिए क्या? ये नियम क्यों बना रहे हैं पहले से? देखो सुनो, जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर वहाँ 2 चाहिए तो 200 बना लो। नहीं सुनो ना, सुनो इसका मतलब सुनो सर, सुनो के आधार पे तय होगा। अगर 2 रोटी खानी है सुनो 200 बना लो, अगर 3 खानी है तो 300 बना लो। तो लेकिन बांटो तो सही ईमानदारी से सर, फिर ईमानदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जब डिमांड पूरी होगी तो ईमानदारी। देखो इसको ऐसे समझो, अगर मान लिया 100 लोग हैं और वो 10 की एवरेज में खाते हैं तो 1000 रोटी होगी, ठीक है। कोई 8 खा जाएगा तो कोई 12 खा जाएगा, ऐसे 10 की एवरेज लगा लो। अगर 1000 रोटी है तब तो मुझे नहीं देखना पड़ेगा ना कि मैं पहले अपने मित्रों को दे दूं, तब तो पता ही है कि सब कुछ इतना चाहिए, मिल ही जाना है। लेकिन अगर उस ये तो मैं तभी देख रहा हूँ ना जब रोटी कुल 100 है और मुझे पता है कि हर आदमी कम से कम 1000 रोटी चाहिए। अब 1000 रोटी है नहीं है, 100 आदमी है, तो मैं फिर यही कहूंगा ना कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, लेके अब ये तो 1000 रोटी बनेगी कहाँ से यहाँ जो ना वो। तो ये इसी की तो बात कर रहे हैं। कृषि के ऊपर कृषि का लागत मूल्य बढ़ रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहाँ से बनाओगे रोटी आप? देखो वो तो आपको अर्थशास्त्र नहीं मालूम ना, इसलिए आपको तो मालूम नहीं है, आपको अर्थशास्त्र नहीं पता, तो वो आप नहीं उसकी बात नहीं कर सकते। पर इतना तो आप पहुंच गए कि भाई मामला अर्थशास्त्र पे आके टिकता है, मतलब बजट पर आकर टिकता है ये। और इसी की वजह से आदमी बेईमान भी होता है ना, कि जब बजट कम हो तो बेईमानी शुरू होती है, और जब बजट पर्याप्त हो तो बेईमानी की जरूरत नहीं होती है। इस बात पर आप पहुंच गए और इस बात पर मैं भी आपसे सहमत हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है, इस पर रिसर्च करें। समस्या का, देश की समस्या है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यस तो अब इसका समाधान भी हमें पता चल गया। समाधान क्या हो गया कि भाई 100 लोग हैं तो 1000 रोटी बनने की बात होनी चाहिए। अगर 1000 रोटी बनेंगी फिर ईमानदारी की भी जरूरत नहीं है, फिर ये भी नहीं है कि कोई फिर ना नियत खराब होगी, फिर ना संविधान को ढंग से नहीं चला रहे, ये समस्या भी नहीं होगी। उसके लिए हमें बड़े बड़े खेत भी चाहिए, उसमें बीज भी डाला जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब या तो वो करो और या तो जनसंख्या कम करो, माने फिर लोग जो है 100 कर लो, माने लोग 10 कर लो, जनसंख्या की 10-10 रोटी मिल जाएगी सबको। जनसंख्या वाली बात में सहमत हूँ। हाँ, जैसे ही मतलब सरकार चुनकर आई, अगर ऐसा लग रहा है कि संसाधन ज्यादा नहीं है मेरे माइंड से, जो इन्होंने गायें, गौमूत्र, 3 तलाक, ये तलाक, फलां तलाक, वो भी ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि रोटी कुल सही है। सर मैं रोक रहा हूँ, वो उधर ध्यान ना लगा के आते ही पहला बिल 2 बच्चों का आना चाहिए था संसद में। वही तो बता रहा हूँ मैं। तो अब समाधान तो उनके पास है नहीं ना। 2 बच्चों का अगर हम कानून बना देंगे तो उसको सबको मानना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब ना, हाँ, इसका मतलब है कि अभी संविधान में ये कमी है कि ये कानून बनना चाहिए उसमें। उस कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है सर। हाँ सर, पार्लियामेंट का ही है, मगर वो भी तो अपने हिसाब किताब से ही देखते हैं ना। हाँ तो 2 बच्चों का कानून ले आते ही जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाता। वही तो बता रहा हूँ ना। तो अगर उन्हें लग रहा है कि जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ एक बीमारी और है, रिजर्वेशन की बीमारी है। या तो ये 100% कर दो, हाँ, या इसको 0 करो।
इसको जीरो कर दो, इक्वल शिक्षा कर दो, चाहे सरकारी कर दो चाहे प्राइवेट कर दो। हाँ। जब बराबर होगी, जब दौड़ने की लाइन एक सबकी बराबर होगी तो जिसमें ताकत होगी दौड़ का आगे चला जाएगा। नहीं, हम तो यूं कह रहे हैं और अगर रिजर्वेशन रखना है वो ताकत वाला तो जिसकी झंझट मत जितनी रखो ना नहीं। भाई, सबके लिए जॉब रखो ना। या तो फिर जिसकी जितनी संख्या है गिनती करवा के सबको 100% दो, जिसकी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हम, SC ST OBC और जनरल। और ये जो EWS कोटा है, हम इसको सुदामा कोटा बोलते हैं, जनेऊ कोटा बोलते हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इसका ना कोई डाटा तैयार हुआ, 1 मिनट में पास कर दिया जो ना क्लैपिंग करके। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नहीं, देखो फिर आप बोल रहे हो, मतलब क्या संविधान में उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कोई नियम बना सकते हैं? कौन? भाई ये जिन लोगों ने नियम पारित किया, वो लालच में किया था, इलेक्शन सिर पे था। वो नहीं कह रहा मैं सर, उसका कोई लेकिन डाटा तो हो, वो नहीं- सर्वे तो हो। सर, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ संवैधानिक तो है ना। असंवैधानिक क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है ना, कोई भी नियम पारित करने का, अगर उनके पास संख्या है उतनी, हाँ, संख्या बल है तो ये संवैधानिक ही है ना। इसको असंवैधानिक और लेकिन उसका गैर कानूनी क्यों बोल ना रहे हैं? किसी ने मांगा, ना उसका कोई सर्वे सर- हुआ, ना कोई डाटा इकट्ठा किया सर, ये गया। हमें सर उसकी बात नहीं कर रहे ना। संविधान तो ये नहीं कह रहा ना कि भाई पहले सर्वे इकट्ठे होंगे, फिर डाटा इकट्ठा होगा, संविधान क्या कह रहा है फिर सर? कानून 15/4 16/4 15/4 आर्टिकल में है। ये किसको मिलेगा इसका फायदा? जिसका जो सामाजिक और आर्थिक जिसका पिछड़ापन हो, वो आधार माना गया है संविधान में। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप पीछे की बात कर रहे हैं ना। ये वाला कानून तो अभी बना है ना। हाँ, तो ये हम इसको ये कोई वहां से थोड़ी ये गलत बनाया है, वो अपने व्यूज हो सकते नहीं, गलत, वो एक अलग बात है, पर उसको हम असंवैधानिक नहीं बोल सकते ना, क्योंकि संविधान का ही सहारा लेके बना है। बस। हाँ, संविधान का सहारा लेकर राम मंदिर भी बन गया, आर्टिकल 142 कहता है। तो वही तो बता रहा हूँ। नहीं, आर्टिकल 142 का यूज किया ना। ना एक सेकंड, नहीं मैं रोकूंगा यहाँ आपको भाई, वो अगर श्री राम में इतनी ताकत होती तो मंदिर अपने आप ही बन जाता। नहीं, श्री राम में तो नहीं थी वो तो पक्का ही है, वो तो टूटता ही नहीं ना फिर। हाँ? अगर श्री राम जी में ताकत होती तो मंदिर टूटता ही नहीं ना। बात फिर ये तोड़ने की ही नहीं आई हो तो वहां तो बहुत बिहार था। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। लेकिन भाई उसको अगर हम देखें तो वो तो संविधान के हिसाब से उन्होंने, जज ने कोई निर्णय दिया है। हाँ, आर्टिकल में उनको 142 ने पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को। और ये संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी जज के निर्णय को क्वेश्चन नहीं कर मानना सकते। पड़ेगा, वो माननीय है बस। तो इसको भी असंवैधानिक नहीं बोल सकते। नहीं, हम तो नहीं करें ना। हाँ, वही बता रहा हूँ। वो तो कोर्ट की उससे बना है, और वो आर्टिकल 142 ने बनाया है। हाँ, और उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें किसी पार्टी का दखल है संवैधानिक रूप से। अप्रोक्ष रूप से हो वो अलग बात। लेकिन आपको शायद इस बात का नहीं पता कि हमारे पूरे भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में बगैर टेस्ट के जज बैठे हैं हमारे माननीय। नहीं, ये भी तो संविधान में लिखा हुआ है ना कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। वहाँ उसमें ये भी लिखा है कि भारतीय न्यायिक जुडिशियल कमिशन होगा। कहाँ बनाया आज तक हमने? नहीं, कहाँ बनाया? जैसे यूपीएससी होती है ज्वाइनिंग हुई है, भाई वो बनाया क्यों नहीं, शुरू में क्यों नहीं बनाया? संविधान में होगा ना, ऐसा कारण है। हाँ, ऐसा वो तोड़ मरोड़ लेते हैं ना उसको अपने हिसाब से। देखो सर, आप संविधान के पक्ष में हो, हम खाली सवाल पूछ रहे हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि तोड़ मरोड़ लेते हैं, इसका मतलब है कि संविधान में तोड़ने मरोड़ने की सुविधा है। लचीला तो है। नहीं, सुविधा है, ये सुविधा है। हैं। हाँ। सुविधा है कि कोई भी चुन के गया हुआ व्यक्ति हाँ, मतलब कुछ भी कर सकता यस, है। मतलब कल को जनता उसमें कुछ नहीं कर यस, सकती। मतलब कल चुनने के बाद यस, बिल्कुल अर्जीकाल का कोई प्रावधान नहीं है। यस, मतलब कल को इसमें सहमत मतलब कल को अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप संविधान को कहाँ से तोड़ेंगे, इसका कोई प्रारूप नहीं है उसमें, कहीं से भी तोड़ सकते हैं। हम इस चीज कर सकते हैं ना। वहाँ कौन देख रहा कुछ भी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये स्पेस है संविधान में कि उसे कोई आदमी आके अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है। इस तरह की सुविधा भी वहां पर है। है? इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। यस, वही बात, क्योंकि हम क्लियर कट चलेंगे तभी किसी समाधान पर पहुंचने की संभावना है। मतलब हम जैसे कि कह रहे हैं कि ईमानदारी से जो चीजें निकल के आए उन्हें हम स्वीकार करें लॉजिकली, क्योंकि ये चैनल हम लोगों ने इसी तरह का खोला है। ये चैनल ऐसा नहीं खोला कि भाई वो आपकी थोड़ी सी बाइट ले ली और वो, मतलब ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये समाधान चैनल है। इस पर कोई भी मुद्दा, वो चाहे किसी का भी हो, वो मुद्दा जब तक किसी एक कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए, जैसे अभी हम लोग पहुंच गए कि मूल जो प्रॉब्लम है वो अर्थशास्त्र की है। सर, अगर अर्थशास्त्र होता तो संविधान में ये लचीलापन होने के बावजूद भी उसे कोई तोड़ता मरोड़ता नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। सर जी, अर्थशास्त्र भी तो उसी को समझ में आएगा जिसे पहले शिक्षा मिलेगी। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं।
अर्थशास्त्र उसको समझ में आने की जरूरत नहीं है। जैसे जो 100 लोग बैठे हैं उनको तो 10-10 रोटी चाहिए, उनको अर्थशास्त्र से कोई मतलब थोड़ी ना है। अर्थशास्त्र तो उनको समझ में आना चाहिए जो चला रहे हैं, क्योंकि समाधान उन्हें करना है, उन्हें तो उसके हिसाब से जीना है। जनता तो वो थोड़ी ना रोज संविधान पढ़ती है। वो हाँ, फिर तो ना शिक्षा दो, नहीं शिक्षा दो, शिक्षा देने के बाद भी बंचो थोड़ी यही तो कह रही है, इनको गुलाम रखो, 2 टाइम का खाना दो, वही तो विचारधारा वही तो है। देखो अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वो बंच ऑफ थॉट पसंद आ रही है उन्हें किस कारण से पसंद आ रही है। फिर हमें आदमी पे जाना पड़ेगा कि क्योंकि हम भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं, वो भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं, तो गड़बड़ी कहाँ से आ रही है? सर इस बात को मान लेंगे वो? नहीं वो माने ना माने, अभी तो हम और आप बात हम बात कर रहे हैं ना। वो क्या कहते हैं, हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, नहीं यहाँ से हुए हैं। देखो ये हवा यहाँ से हुए हैं, देखो ये हवा हवाई बात तो वो लोग करते हैं, हम लोग तो नहीं करेंगे ना ऐसी बात, हम तो नहीं है। क्योंकि समाधान पे हमें पहुंचना है। हाँ वो क्या कह रहे हैं उनको छोड़ दो। हाँ जब उनसे चर्चा होगी तो उनसे पूछेंगे ना कि भाई ब्रह्मा के मुंह से कैसे पैदा हुए, थोड़ा सा बताओ, इसका कोई तरीका, बाकी कुछ साइंस ऐसी कुछ बताओ जरा। ऐसा उनके है कुछ नहीं, जवाब कुछ नहीं है आने का इस दुनिया तो में। ये बात क्लियर हो जाएगी ना इस हाँ, ये तो हम ही कर लेते हैं ना। इस दुनिया में नहीं, हमें तो क्लियर है ही, आने का उनको और भी जाने क्लियर हो का, जाएगी। आने का और जाने का रास्ता सभी का एक ही है। हाँ सभी में 206 हड्डियां हैं, यस तो हम तो ना करें ना वैसे। और वही 4 ग्रुप हैं वर्ल्ड हाँ, के। जी, किसी अस्पताल में जाकर देख लो, आईसीयू में अगर किसी बोतल पे हिंदू मुस्लिम का लेवल हो, इसीलिए तो बताना, यस लेकिन नहीं है ये। वही तो बता रहा हूँ, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का लेवल नहीं है, किसी जाति का लेवल नहीं है। 24 घंटे ये जो ना चैनल हमारे में स्ट्रीम मीडिया, वो उसी पर मुर्गे लड़ाते रहते हैं बस। यस तो हम लोगों का चैनल 2 वैसा हिंदू बैठा लिए, 2 मुस्लिम बैठा लिए, लड़ाते रहते हैं। यस तो हम लोग बचपन में वो पिल्लों को लड़ाते थे ना, है मेरे धोले, है मेरे काले, फों ऐसे लड़ाते हैं। हाँ फिर उनके ऊपर में वो भी रखते हैं कि ये जीता तो इतना इनाम, वो जीता तो उतना इनाम, वो भी जुआ भी चलता है। तो ये सारी चीजें, खैर हम लोग इस उस पे पहुंचे बाद में आपके साथ चर्चा करते हुए कि मामला अर्थशास्त्र का है। अगर अर्थशास्त्र ठीक हो जाए तो फिर बाकी जितनी गड़बड़ियां जो हो रही हैं उनके मूल में यही कारण है कि अवेलेबिलिटी, जो भोगों की अवेलेबिलिटी है वो कम है, जितनी जनसंख्या है हमारे पास उसके हिसाब से। तो अब यहाँ 2 ही समाधान हो सकते हैं कि या तो भोगों की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, जनसंख्या कंट्रोल की और या तो जनसंख्या कंट्रोल की जाए, या थोड़ा थोड़ा दोनों किया जाए कि थोड़ी जनसंख्या कम करो, थोड़े से भोग बढ़ाओ, बैलेंस किया जाए। हाँ तो कहने का मतलब हम वहाँ पहुंचे कि जितनी जनता है उतना उसके लिए जो चाहिए वो सब हो। उस जनता के हिसाब से रोजगार भी चाहिए, हाँ सारी चीजें चाहिए ना, कपड़ा भी चाहिए, हाँ वो सब कुछ, सारी चीज चाहिए, मकान भी चाहिए, क्योंकि भोग में सभी आ गया ना, भोग, कार्य, एजुकेशन सब आ गया उसमें, कर्म वगैरह सब। तो ये ठीक है सर, आपके साथ एक हम सटीक निर्णय पर पहुंचे। तो चलो, और अंत में आप कुछ कहना चाहें तो कहें। वैसे ये है कि आपकी कोशिश अच्छी है, आप रिसर्च कर रहे हैं इस पॉइंट पे, हो सकता है इसमें देश का भला हो, आम लोगों का भला हो। यस आशा तो यही है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी थैंक यू सर, आशा यही है। जी थैंक यू।